हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स टीचर सुरेंद्र सोलंकी। आज हम वीडियो लेक्चर पार्ट 2 चालू करेंगे। चैप्टर 1 जो हमने कल चालू करा था, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसी को आज आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हमने कल कुछ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में जाना था, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन जो छूट गई थी उसे आज हम वापस से कंटिन्यू करते हैं। तो चार्जेस के बारे में सबसे पहले उसकी कुछ डेफिनेशन कुछ और भी तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, तो हम वो भी जान लेते हैं। तो चार्जेस की डेफिनेशन क्या है? इट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच व्हेन जॉइंड बाय सब्सटेंस द सब्सटेंस बिकम इलेक्ट्रिफाइड एंड एग्जिबिट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हम चार्ज को और किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? चार्ज एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको जब हम किसी सब्सटेंस से क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ठीक है, जैसे हमने कल देखा था कि ये बॉडी थी, इसको हमने क्या कर दिया था, चार्ज कर दिया था। ठीक है, तो हमने माना था कि इसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। जब हम इसको किसी दूसरी न्यूट्रल बॉडी के इस न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में लेके आए थे, तो इस बॉडी के ऊपर क्या हुआ था, इसका अपोजिट चार्ज अपीयर हो गया था। तो वही चीज अभी वापस से हम उसी को डिफाइन कर रहे हैं कि चार्ज एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको किसी सब्सटेंस से जब ज्वाइन कर दिया जाता है तब वो कैसा हो जाता है, इलेक्ट्रीफाई हो जाता है। मतलब वो भी क्या हो जाता है, इलेक्ट्रीफाई हो जाता है एंड एग्जिबिट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। और वो भी क्या करने लगता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बताने लगता है। जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था तो इसके ऊपर कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, ये उसके डेफिनेशंस के बारे में बात हुई। अब इसके बाद कुछ और इंफॉर्मेशन जो आपको चार्ज के बारे में पता होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आपका, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। आप स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं। ठीक है, एक बार मैं शॉर्ट में आपको वापस से बता देता हूँ। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका सिर्फ हम क्या कंसीडर करते हैं, मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं। ठीक है, सिर्फ क्या कंसीडर करेंगे, मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे और डायरेक्शन कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, डायरेक्शन हम किस में लेते हैं, वेक्टर क्वांटिटी में लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज आपकी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। देन उसके बाद में इसके अपन डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करते हैं। ठीक है, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला आपका क्या होता है, m0 l0 ta। ठीक है, आपको ये डायमेंशनल फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा। ये 2018 में ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था कि चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। मैंने आपको 11th क्लास में भी बताया था कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर अपने को इसका निकालना है तो अपने को सबसे पहले इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए डेफिनेशन पता होनी चाहिए। किसकी डेफिनेशन, करंट की डेफिनेशन। करंट की डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट को आप सभी को पता है हम कैसे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, आई से हम करंट को डिनोट करते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब चार्ज को कैसे डिवाइड कर दें, टाइम से डिवाइड कर दें। ठीक है, रेट चार्ज को कैसे डिवाइड कर दें, टाइम से डिवाइड कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगी, करंट की डेफिनेशन मिल जाएगी। हमें ये भी पता है जो करंट होता है उसकी जो एसआई यूनिट होती है, वो एसआई यूनिट क्या होती है करंट की, एम्पियर होती है। तो एम्पियर लिख देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में अभी हमको चार्ज की तो निकालनी है तो उसको अपन क्यू लिख देते हैं। फिर उसके बाद में टाइम की हमें पता है, टाइम की क्या होती है, टाइम की होती है, टाइम का जो डायमेंशन अपन रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जब टी इक्वेशन के इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, q बराबर ए टी। ठीक है, q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टी। ठीक है, तो यही क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला है चार्ज का। मतलब हाँ, जैसे हमको पता है हम जनरली डायमेंशनल फॉर्मूले को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एमएलटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर m कुछ नहीं है तो हमको पावर 0 लगानी पड़ेगी, l भी कुछ नहीं है तो भी 0 लगानी पड़ेगी, और बाकी जो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है क्या है, at। तो ये हमको डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखना होगा चार्ज का। ठीक है, फिर इसके बाद में अब अपन आगे चलते हैं और एक ही आपके सामने क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेक 1 कूलम चार्ज। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। अब इस न्यूमेरिकल को अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है,
मैं यहाँ पर ये जो चीज लिखी हुई है इसको पहले इरेज कर देता हूँ, फिर इसको अपन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग कोशिश करिए कि इसको किस तरीके से करा जा सकता है, क्या क्या गिवन डेटा है। ये जो मैंने कल आपको टॉपिक पढ़ाया था उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेक 1 कूलम चार्ज। ठीक है, तो अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अपने को क्या पूछा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है यहाँ पर, यहाँ से आपसे पूछा गया है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो मतलब n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मतलब ये मैं इसको रिलेट करना चाहूंगा इस क्वेश्चन को जो हमने कल पढ़ा था, क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो हमने पढ़ा था उसी से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल ऐसे तो एग्जाम में नहीं आता, लेकिन इससे जो रिजल्ट निकलेगा वो रिजल्ट आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो अपने को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं जो कि n, और आपको चार्ज कितना दिया हुआ है, 1 कूलम चार्ज दिया हुआ है। तो अपन यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अपने को क्या गिवन है, यहाँ पर अपने को गिवन है Q इज इक्वल टू 1 कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। हमने कल एक डेफिनेशन में बोला था जब हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ रहे थे कि मिनिमम अमाउंट ऑफ जो चार्ज किसी बॉडी पे प्रेजेंट होता है वो कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अभी हमें नहीं पता तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, n इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं, और उसी n की वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो क्या फॉर्मूला यूज होगा आपका, Q इज इक्वल टू एन ई। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अपन यूज करते हुए आगे कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू एन ई, यहाँ से हमको क्या निकालना है, इस n की वैल्यू निकालनी है। हमें Q भी दिया हुआ है, E भी दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू Q बाय E। देन इसके बाद में क्या होगा, वैल्यू पुट कर देते हैं। Q इज इक्वल टू कितना है, 1 कूलम, और E इज इक्वल टू कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इतना हुआ। देन इसके बाद में जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या निकल के आएगा, n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18। तो आप लोगों को ये रिजल्ट जो है ये मेमोराइज करके रखना। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं 1 कूलम चार्ज में, तो आपको आंसर क्या टिक करना है, 6.25 इंटू 10⁻18। इसके आगे क्या कुछ यूनिट आएगी क्या, बिल्कुल से नहीं। क्यों, क्योंकि इसकी भी यूनिट कूलम है। ठीक है, और नीचे वाले की भी यूनिट क्या है, कूलम है। तो कूलम से कूलम तो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.25 इंटू 10⁻18। ये क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है और इस फिगर को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ऑप्शन में आपको ये वाला डेटा जरूर से मिलेगा, 1.6 इंटू 10⁻19, और सबसे पहला ऑप्शन ही यही होगा, और आप इसी को टिक कर दोगे गलती से। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो चार्ज के बारे में कुछ जो इन्फॉर्मेशन रह गई थी वो मैंने आपसे कन्वे करी। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। कल इसके बाद अपन ने लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चालू करे थे। ठीक है, सबसे पहला वाला तो बेसिक लॉ था, उसके बारे में ज्यादा कुछ डिटेल में जानने का हमें है नहीं। जो हमारा मेनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आपका क्या है, कूलम्स लॉ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कूलम्स लॉ को एक बार वापिस से अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो कूलम्स लॉ क्या है, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू लाइक और अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू इलेक्ट्रिक चार्जेस बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। फिर आपसे कहूंगा कि ये लॉ की बात हो रही है तो यहाँ अपने मन से बिल्कुल नहीं लिखना है, जो डेफिनेशन है एज इट इज आपको कॉपी पेस्ट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन दो चार्ज कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, ये दो चार्ज हमने यहाँ पर कंसिडर करें, Q1 और Q2। ठीक है, ये दो पॉइंट चार्जेस है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर एक शब्द बोला पॉइंट चार्जेस, इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अभी पहले डेफिनेशन को देखते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू लाइक और अनलाइक चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रिक चार्ज हमने कंसिडर करे। लाइक और अनलाइक का मतलब आप लोगों को अच्छे से पता है, दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। और उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी कंसिडर करी हमने, r कंसिडर करी। ठीक है,
बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब उसके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा, मतलब ये दो चार्जेस हैं, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अब इसको अपन देखते हैं। हाँ, एक चीज और बोलूंगा यहाँ पर कि आपको यहाँ पर जो कंसिडरेशन है, ठीक है, वो आपको अपनी लैंग्वेज में लिखनी होगी, या आप आपकी लैंग्वेज में लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंसिडरेशंस लिखना जरूरी होते हैं। ठीक है, जैसे कंसिडरेशन लिखने का मतलब क्या, आपको लिखना पड़ेगा लेट अस कंसिडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 एंड आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस r अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। इस तरीके से आपको कंसिडरेशन मेंशन करना होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पर मैंने अभी शब्द यूज करा था क्या, पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज क्या होता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर बोला था ना, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, पॉइंट चार्जेस आर दोस चार्जेस whose size are negligible than the distance between the charges। ठीक है, पॉइंट चार्जेस उन चार्ज को बोला जाएगा जी उनका जो साइज होगा, ठीक है, ये जो चार्ज है इसका जो साइज है वो कैसा हो, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर हो, किससे, उनके बीच की दूरी। ठीक है, मतलब ये आर जो होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, उसके कंपैरिजन में ये जो उसका साइज है वो बहुत कम है। जैसे मान लो ये पूरा आपका एक क्या है, बोर्ड है, ये पूरा एक बोर्ड है। अब इस बोर्ड पे अगर मैं बात करूं, ये मैंने एक पॉइंट बनाया, तो ये जो इसका साइज है वो कैसा कंसीडर करा जाएगा, नेग्लिजिबल साइज कंसीडर करा जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज बोलते हैं। पॉइंट चार्ज किसे बोलेंगे, ऐसा चार्ज जिसका साइज नेग्लिजिबल हो देन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, मतलब उनके दूरी के कंपैरिजन में। ठीक है, फिर इसके बाद अपन चलते हैं, जो भी हमने बोला था डेफिनेशन में, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, दोनों के प्रोडक्ट के, दैट इज Q1 Q2। देन इसके बाद में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब 1/r²। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन बना दी, ये हमने सेकंड इक्वेशन बना दी। देन इसके बाद में हमें क्या करना है, ये जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है दोनों को जब अपन क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय r²। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप सभी को पता होगा, अभी जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको आपको क्या करना है, अब हमको रिमूव करना है। ठीक है, जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा, आपका कांस्टेंट लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय r²। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, देन इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हमको क्या करना है, ये जो K है ना, इस K को हमको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन, देखते हैं K को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। यहाँ पर अपने को कुछ केसेस कंसिडर करने पड़ेंगे। अब जब सबसे पहले अपन कौन सा सिस्टम कंसिडर करते हैं, अगर हम बात करते हैं SI सिस्टम की। ठीक है, जब हम SI सिस्टम की बात करेंगे तो SI सिस्टम में हम जो मीडियम कंसिडर करते हैं, वो मीडियम हमारा क्या होता है, मतलब मीडियम का कहने का मतलब ये कि जो हमारा चार्ज है, ठीक है, वो हमारा चार्ज किस मीडियम में लोकेट कर रहा है, वो अगर क्या हो, एयर या वैक्यूम हो, तो वाला सिस्टम अपना क्या है, सबसे पहले तो SI सिस्टम अपन कंसीडर करेंगे। मतलब अगर हमारा चार्ज काय में प्लेस्ड है, एयर या वैक्यूम में प्लेस्ड है, तो हमें जो K की वैल्यू है वो क्या कंसीडर करनी। ठीक है, तो K की वैल्यू आपकी क्या होगी, 1/4πε0। ठीक है, K की वैल्यू क्या कंसीडर करनी है, जब आपका चार्ज किस में रखा है, एयर या वैक्यूम में रखा हुआ है, तो K इज इक्वल टू 1/4πε0। ठीक है, फिर इसके बाद देखो यहाँ तो ये 4 तो कांस्टेंट टर्म है, पाई भी एक कांस्टेंट टर्म है, ये एप्सिलॉन नॉट आपके लिए एक नई टर्म है। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, इसको अपन देखते हैं। एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या होती है आपकी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इट्स वैल्यू इन एयर। ठीक है, अगर एयर या वैक्यूम में अगर अपन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को कंसीडर करते हैं तो कितनी होती है, 8.854 into 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू वैसे पूछी तो नहीं जाती, लेकिन फिर भी आप याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको ध्यान रख लेना, 8.854 into 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। देन इसके बाद में अब यहाँ पर ये जो वर्ड यूज हुआ था परमिटिविटी, परमिटिविटी का मतलब क्या है,
इट इज द मेजर ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू दैट मीडियम। ठीक है, परमिटिविटी का मतलब क्या है, अलाउ करना एक तरीके से। इट इज द मेजर ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस का मतलब क्या, मतलब उस मीडियम में जो आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस बन रही है, जैसे आपने मैग्नेटिक लाइंस देखी ना, जैसे बार मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट के अराउंड इस तरीके से लाइंस बनती है। ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है, अगर मान लो कोई सा चार्ज है, जैसे मान लो एक क्यू चार्ज है, तो इसका भी क्या होता है, कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, जैसे मैग्नेट का कैसा होता है, जैसे यहाँ पर इस तरीके से लाइन बनती है, वैसे ये चार्ज का भी क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। तो उसी तरीके से हम परमिटिविटी को डिफाइन कर रहे हैं। इट इज द मेजर ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू दैट मीडियम। मतलब अपन जो मीडियम की बात कर रहे हैं, जो भी मीडियम में आपका चार्ज रखा हुआ है, तो कितने आसानी से इलेक्ट्रिक लाइंस को फ्लो होने दे रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी बोलते हैं। समझ में आई ये चीज? आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो k की वैल्यू थी, ये हमारी जो फाइनल इक्वेशन बनी थी उसमें अपन सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और ये न्यूटन। ठीक है, क्योंकि अपने को पता है फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। हमें सारी चीजें, एक चीज ध्यान रखना, ये न्यूटन तभी लिख पाओगे जब आप सारी चीज काय में रखोगे, ऐसा यूनिट में रखोगे। आप यहाँ पर भी देख रहे होगे कि यहाँ पर कूलम, न्यूटन, मीटर, ये सब क्या लिखा हुआ है, ऐसा यूनिट लिखी हुई है। तो हमें क्या करना है, चार्ज को कूलम कूलम, इधर भी मीटर में, और ये भी सब क्या करना है, हमको ऐसा यूनिट में पुट करना है, तभी हम फोर्स को काय में लिख पाएंगे, न्यूटन में लिख पाएंगे। देख तो ये आपको एक फॉर्मूला मेमोराइज करना पड़ेगा कूलम्स लॉ के लिए, इसका आगे हमें काम भी पड़ेगा। ठीक है, तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। देन इसके बाद में क्या होगा, ये जो 1/4πε0 हमको यहाँ पर दिख रहा है, इसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कैलकुलेट करके ही रख लेते हैं, सीधे सीधा हम एक वैल्यू याद रख लेंगे। ठीक है, तो ये 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब ये 1/4πε0 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है। ये वैल्यू याद रखने का फायदा तभी होगा जब वहां पर मीडियम कैसा होगा, एयर या वैक्यूम होगा। अगर मीडियम चेंज हो जाएगा तो ये वाली वैल्यू वैलिड नहीं होगी। ठीक है, इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद अगर अपन दूसरा किसी भी मीडियम की बात करते हैं, कोई सा भी अनदर मीडियम अगर अपन यहाँ पर बोलते हैं, तो अनदर मीडियम में ये जो फॉर्मूला है ये आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चेंज क्या आएगा वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो आपका एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन को अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना पड़ेगा। ठीक है, जो एप्सिलॉन है वो आपका कैसे सब्स्टिट्यूट हो जाता है, एप्सिलॉन सब्स्टिट्यूट हो जाता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब एक क्वेश्चन ये दिमाग में आ सकता है, यहाँ तो एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है और मैं भी एप्सिलॉन बोल रहा हूँ, और एप्सिलॉन की जगह सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। मतलब यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, बेसिकली k इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन ही लिखा हुआ है, लेकिन वहां पर अपन डायरेक्टली बात कर रहे थे एयर या वैक्यूम के लिए, तो इसलिए हमने वहां पर सीधे क्या लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। ठीक है, अब जब अपन किसी मीडियम की बात करेंगे तो मीडियम में क्या होगा, जो आपका एप्सिलॉन है वो काय से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन आर से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट तो आपको पता है परमिटिविटी ऑफ क्या होता है, फ्री स्पेस। एप्सिलॉन आर, ये एक नई टर्म वापस आपके सामने आई, तो एप्सिलॉन आर आपका क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है उस पर्टिकुलर मीडियम के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद अब आपका फॉर्मूला क्या बनके तैयार हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इसको अपन डायरेक्टली कुछ याद नहीं रख सकते, यहाँ पर जो एप्सिलॉन आर होगा, जिस भी मीडियम की बात होगी उस मीडियम के लिए आपको ये दिया हुआ होगा। ठीक है, तो फिर इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है। ठीक है, 1/4π एप्सिलॉन की नॉट की वैल्यू तो पता ही है कितनी होती है, 9 × 10⁹ तो जो भी मीडियम की वैल्यू दी हुई होगी, जस्ट उससे हमको क्या कर देना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये कूलम्स लॉ के बारे में जो मेजर इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी वो मैंने दी। देन इसके आगे चलते हैं अपन और कुछ नया टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो अभी अपन जो पढ़ रहे हैं ना, वो सारा काय के बारे में पढ़ रहे हैं,
सिर्फ चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करना चालू ही नहीं की है, अभी सिर्फ बात किसकी चल रही है, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात चल रही है। अब जब अपन इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहे हैं तो उसी में अपना अगला टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है हमको अब ये समझना है, ठीक है। तो सबसे पहला इसके लिए एक पॉइंट, मतलब ये कोई पॉइंट नहीं है, मतलब इसी की डेफिनेशन है, जस्ट मैंने ब्रीफ करके यहाँ पर लिखा हुआ है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन अ बॉडी इज मच लार्जर देन द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये स्टेटमेंट का मतलब अपन समझेंगे, लेकिन इसके पहले अपन ये समझते हैं कि हमने क्या देखा था, हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जब मैं आपको पढ़ा रहा था कल के लेक्चर में, तो मैंने आपको बताया था कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा होता है, क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइजेशन का आपका मतलब पता ही है, ठीक है। मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट होता है और इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ये हमने कल बात करी थी। लेकिन अगर अपन असल में बात करें या प्रैक्टिकल बात करें तो इस तरीके से नहीं होता है, ठीक है। मतलब क्या एक ही चार्ज प्रेजेंट होगा क्या पूरी बॉडी पे, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, उसमें बहुत ज्यादा चार्ज प्रेजेंट होता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्चुअल अगर प्रैक्टिकल सिचुएशन की अगर अपन बात करें, द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन अ बॉडी इज मच लार्जर देन द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब जो चार्ज प्रेजेंट होता है बॉडी पे वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एक चार्ज के, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर अपन ने बोला है टॉपिक के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। चार्ज प्रेजेंट इज डिस्क्रीट बट इट इज अज्यूम दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी इज कंटिन्यूअस, ठीक है। अब चार्ज तो कैसा होता है, डिस्क्रीट होता है, लेकिन हमने उसको क्या अज्यूम करा है कि वो कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। हमने कैसा अज्यूम करा है, कॉन्टिन्यूअस अज्यूम करा है। डिस्क्रीट का मतलब क्या, टुकड़ों टुकड़ों में, ठीक है। मतलब एक साथ पूरा नहीं होगा, मतलब टुकड़ों में होता है, ठीक है। कंटिन्यूअस मतलब लगातार। देन इसके बाद अब जो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होता है, उसके टाइप्स अपन पढ़ते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के। तो सबसे पहला टाइप है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा है आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये तीन टाइप है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के, तीनों हमको क्या करने हैं, अलग से देखने हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज है, कुछ भी नहीं है, बस एक एक वर्ड चेंज होते जाता है और डेफिनेशन बनती जाती है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले चालू करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अपन बात करते हैं तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, द चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है। चार्ज क्या बोल रहे हैं हम, पर यूनिट लेंथ पे बात करेंगे, ठीक है। अपन एक कंडक्टर अज्यूम कर लेते हैं, ये हमने क्या करा, एक कंडक्टर अज्यूम करा, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी हमने मान ली L, पूरे कंडक्टर की लेंथ कितनी है, L लेंथ है, ठीक है। और यहाँ पर अपन ने एक अगर छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते, ये तो क्या हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या हुआ, एक लंबा सा एलिमेंट हो गया। लेकिन अगर अपन एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं, डीएल एलिमेंट कंसीडर करते हैं, डिफरेंशियल कंपोनेंट आपको पता ही है, एक छोटा सा एलिमेंट अगर अपन कंसीडर करते हैं डीएल लेंथ का, ठीक है। और एक अपना यहाँ पर ये क्या है, क्यू नॉट यहाँ पर टेस्ट चार्ज है, मतलब अपन ने क्या लिया हुआ है, एक ये चार्ज कंडक्टर लिया हुआ है और एक क्या रखा हुआ है अपन ने, टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। तो मतलब ये जो आपका कंडक्टर है वो जो टेस्ट चार्ज है उससे जो उसकी दूरी है वो कितनी दूरी है, r दूरी है, ठीक है। तो इतने दूर पे अगर अपन ने कंडक्टर प्लेस करके रखा हुआ है और चार्ज आपका कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या, लेंथ के अलोंग, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या, लेंथ के अलोंग, ठीक है। तो अब आपका ये जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसे हम काय से डिनोट करते हैं, लैम्बडा से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर अपन इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम पर मीटर होती है, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, कूलम पर मीटर। देन इसके अगर अपन फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, लैम्बडा इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी एल, ठीक है। लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाय डी एल। डी क्यू क्या है, जैसे मान लो अगर अब जैसे अपन ने स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करा तो यहाँ पर अपने को चार्ज भी कैसा लेना पड़ेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज लेना पड़ेगा। तो वो अपन ने क्या कंसीडर कर लिया, डी क्यू कंसीडर कर लिया और लेंथ कितनी ले ली हमने, डी एल ले ली, ठीक है। तो ये तो अपन ने क्या निकाल लिया, एक्सप्रेशन निकाल लिया। अब ये जो अपन एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के, आगे जब हम आगे और पढ़ेंगे तो हमारे ये सारे एक्सप्रेशंस क्या होंगे, काम में आएंगे। ये हम अभी भी निकाल सकते हैं, मतलब हम इस पे ये जो कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर पे कितना फोर्स लग रहा होगा ये भी क्या कर सकते हैं हम, कैलकुलेट
कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अगर वो कैलकुलेट करना है तो आपको करना कुछ नहीं है, वो जो आपने एक्सप्रेशन पढ़ा था ना अभी कूलम्स लॉ का, F इज इक्वल टू क्या था आपका Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, सॉरी F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, वो 1/4πε0 नहीं लिखा मैंने, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे Q1 Q2, तो Q1 Q2 की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना, बस एक टेस्ट चार्ज है, एक की जगह Q0 रख देंगे, और यहाँ पर जो चार्ज है दूसरा वो क्या है DQ है, तो उसकी जगह DQ रख देंगे, और डिस्टेंस तो हमने R मानी है, तो हम क्या कर पाएंगे, ये कंडक्टर पे जो फोर्स लग रहा है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम दूसरा देखते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया तो इसके आगे के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल हलवाई है आप लोगों के लिए। ठीक है, क्या होता है इसमें, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट पर यूनिट एरिया। देखो वहां पर क्या था, लेंथ था, यहाँ पर क्या हो गया, एरिया हो गया। ठीक है, बस इतना सा इसके डेफिनेशन में चेंज आया, और यहाँ पर वर्ड से भी समझ में आता है, सरफेस की बात कर रहे हैं तो मतलब सरफेस आया तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा, एरिया यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर वापिस से अपन एक कंडक्टर एज्यूम करते हैं। ठीक है, अपन ने एक कंडक्टर एज्यूम करा, तो अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, द चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, अपन ने एक ये एरिया कंसीडर करा, इस एरिया पे कितना चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, वापिस से अपन ने एक टेस्ट चार्ज माना, Q0 एक टेस्ट चार्ज माना, और इस टेस्ट चार्ज की जो दूरी है इस सरफेस से वो कितनी मानी अपन ने, R मानी। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इस कंडक्टर पे चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद में इसको हम जो डिनोट करते हैं वो कैसे डिनोट करते हैं, हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलूं या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलूं तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर अपन इसके SI यूनिट की बात करते हैं तो देखो एरिया आया, तो एरिया के लिए यहाँ पर यूनिट में क्या चेंज आ जाएगा, मीटर स्क्वायर लग जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब अगर अपन यहाँ पर इसके एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा इसका, सिग्मा इज इक्वल टू DQ बाय DS। ठीक है, वहां पर DL बाय क्या था, DL बाय सॉरी DQ बाय DL था, यहां पर क्या हो जाएगा, DQ बाय DS हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, इसके बाद अपन यहाँ पर बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका होता है उसकी डेफिनेशन क्या है, द चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है आपका, द चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। देखो यहाँ पर क्या आ गया आपका, वॉल्यूम आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया आपका, वॉल्यूम आ गया। वहां पर क्या था आपका, सबसे पहला लेंथ था, फिर एरिया हुआ, अब क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। वापिस वैसी डेफिनेशन, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे डिनोट करा जाता है, रो से डिनोट करा जाता है। वापिस से मान लो अपन ने अगर एक कंडक्टर एज्यूम करा है, वॉल्यूम की बात हो रही है, मतलब अपन यहाँ पर 3D फिगर की बात करेंगे, तो ये आपके सामने एक 3D फिगर बना हुआ है। ठीक है, तो इसके वॉल्यूम वापिस से वैसे ही मान लो ये जो एक आपका कंडक्टर है, इस पे अपने को क्या कैलकुलेट करना है, चार्ज कैलकुलेट करना है। इस चार्ज की जो दूरी है वो कितनी है, R दूरी है। अगर वापस से अगर अपन यहाँ पर SI यूनिट की बात करते हैं तो SI यूनिट कितनी है, कूलम पर वॉल्यूम है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब आ जाएगा। देन इसके बाद अगर अपन इसके एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो एक्सप्रेशन आपका क्या है, रो इज इक्वल टू DQ बाय DV। ठीक है, तो ये किसका एक्सप्रेशन हो जाएगा, आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज अपन ने जो है इसका हाफ पार्ट कवर कर लिया है, हाफ पार्ट नहीं बोलूंगा, 1/3 पार्ट कवर कर लिया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में हमने देख लिया है। अब अगले लेक्चर में अपन जो देखेंगे वो किसके बारे में देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखेंगे, और इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस देखेंगे जो कि एग्जाम में आने की बहुत ही ज्यादा संभावनाएं होती है। ठीक है, लेकिन पहले अपन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ठीक है, उसको डिफाइन करेंगे। देन उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक चार्ज पे क्या इफेक्ट होता है, ये सब अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।